सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रिकॉर्ड कामकाज। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र की 20 बैठकों में 100% रही उत्पादकता। 15 विधेयकों को मिली मंजूरी। लोकसभा में भी 115% रही कामकाज की उत्पादकता। 14 विधेयक हुए पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की करेंगे अध्यक्षता। गंगा नदी की साफ सफाई और इससे जुड़े कार्यों में प्रगति की होगी समीक्षा। नमामि गंगे परियोजना से संबंधित प्रदर्शनी का भी करेंगे अवलोकन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकटग्रस्त उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए और प्रोत्साहन उपाय किए जाने का दिलाया भरोसा। कहा, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उठाए गए कदमों का दिखने लगा है सकारात्मक असर। अब तक के कदमों से खपत बढ़ने के साथ ही विकास दर होगी मजबूत। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गिरिडीह, धनबाद और देवघर में रैलियां। कांग्रेस और जेएमएम के नेता भी करेंगे प्रचार। चौथे चरण में 16 दिसंबर को 15 सीटों पर होगा मतदान। अमेरिका और चीन के बीच 18 महीने से चले आ रहे ट्रेड वॉर खत्म होने के आसार। दोनों देशों के बीच पहले चरण के व्यापार करार पर सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। कहा, दूसरे चरण के समझौते के लिए भी जल्द शुरू होगी बातचीत। संसद के शीतकालीन सत्र ने कामकाज में एक नया कीर्तिमान बनाया है। 20 कामकाजी दिनों में दोनों सदनों में 15 बेहद अहम विधेयक पारित हुए। 18 नवंबर से शुरू हुई शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 250वें ऐतिहासिक सत्र के दौरान हुए शानदार कामकाज पर खुशी जाहिर की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 116% उत्पादकता के साथ सदन के कामकाज की स्थिति को सराहा। संसद का शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास रहा। 18 नवंबर से 13 दिसंबर यानी कुल 26 दिनों में दोनों सदनों की 20 बैठकें हुईं। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में कामकाज की उत्पादकता करीब 116% और राज्यसभा में लगभग 100% रही। 26 days and 20 sittings. Total 18 bills have been introduced in the Lok Sabha. Lok Sabha passed 14 bills. Rajya Sabha has passed 15 bills. The total number bills passed by both the houses of parliament is 15. Comparatively, it is a short session. Comparing to the sittings, this is the one of the, after the last session, this is the one of the best session as far as productivity is concerned. शीतकालीन सत्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण विधेयक अध्यादेश की जगह लाए गए। इनमें पहला ई सिगरेट पर पाबंदी से जुड़ा विधेयक और दूसरा कराधान कानून संशोधन विधेयक 2019 है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी संसद की मंजूरी मिली। इनमें नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019, विशेष सुरक्षा समूह संशोधन विधेयक 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019, चिट फंड्स संशोधन विधेयक 2019 समेत कई अहम विधेयक शामिल हैं। 130 घंटे 14 मिनट यह सत्र चला। कुल 20 बैठकें सत्र की हुई और इस सत्र में भी 28 घंटे 45 मिनट समय से देर रात्रि तक माननीय सदस्यों ने अपनी उपस्थिति से इस सदन को चलाया और ये कह सकते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी भी 115% रही। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान जनहित से जुड़े कई अहम मसलों पर भी चर्चा हुई, जिनमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल संरक्षण और किसानों से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। संविधान के 70 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा का विशेष संयुक्त सत्र भी आयोजित किया गया।
कामकाज के लिहाज से संसद का शीतकालीन सत्र काफ़ी अहम रहा है, लेकिन जहां तक राज्यसभा की बात करें तो 250वां सत्र होने के साथ ही साथ राज्यसभा ने इस बार कामकाज में एक रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साथ 20 दिनों के इस सत्र में 15 विधेयकों को पारित कर एक नया इतिहास रचा है। कैमरामैन सरोज दास के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र का भी समापन हो गया। इस मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को बेहद उत्पादक सत्र के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के दौरान सदस्यों ने सदन की गरिमा के हिसाब से गंभीरता और परिपक्वता दिखाई। माफ कीजिए। इसके चलते सत्र की उत्पादकता 100% रही है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कामकाज को लेकर पिछले सत्र से जारी सकारात्मक गति बनाए रखने के लिए सदस्यों को बधाई दी और आगामी सत्रों में इसे जारी रखने की अपील की। सभापति ने कहा कि 2050वें सत्र की शुरुआत भारतीय राजनीति में राज्यसभा की भूमिका से हुई, जिसने सदन के सफर पर चर्चा और सदस्यों को आत्म अवलोकन का मौका दिया। I am one with all of you in taking pride in being associated with such a landmark in the history of Rajya Sabha. I wholeheartedly compliment all of you for this honor. I am particularly delighted over such a landmark session ending on a happy note with the House and the members acquitting themselves well in terms of productivity and quality of debates during this session. This session began reflecting on the role of Rajya Sabha in the Indian polity and the way forward on the historic occasion of 250th session of this august institution. It gave us an opportunity to reflect on the journey so far and introspect as well on what needs to be done to enable this House to fulfill its mandate more effectively. Several of you have made over 80 suggestions for better functioning of this House, and they are under my consideration. This session also coincided with another landmark of the 70th anniversary of adoption of the Constitution of India, the law of the land. This gave us an opportunity to focus on the fundamental duties of the enshrined in the Constitution towards nation building. सभापति ने कहा कि 100% कामकाज के जरिए सदन ने सकारात्मक संदेश दिया है। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा से जहां 15 विधेयकों को मंजूरी मिली, वहीं तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जवाब समेत देश की आर्थिक स्थिति, जल संरक्षण और स्पाईवेयर पेगासस के इस्तेमाल समेत जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी सदन में चर्चा हुई। More number of starred questions orally answered and 0 over and special mentions made, besides more number of members intervening in debates during this session. I am very pleased to note that this House of Elders have demonstrated its resolve to send out a positive message by turning out 100% productivity during the last and this session. I tend to strongly believe that this new normal will stay for all the times to come. The debates on the state of economy, the Pegasus spyware issue, the surrogatory bill and the citizenship amendment bill, etc. have brought out the best from all sides in this august House. Spirited arguments and counter-arguments were made from both the sides. While the opposition flagged their concern, the Treasury benches sought to address them in equal spirit. सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र के दौरान संसदीय समितियों के अध्यक्षों के साथ भी बैठक की। उन्होंने सदन के सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर समितियों की बैठक में उनकी पार्टी के सदस्यों की मौजूदगी और सत्र के दौरान सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। Concern about functioning of department-related standing committees and other committees of the House has emerged. I held a meeting with the chairman of all these 20 committees on the 5th of this month to share my concern. I was told by some chairman that it was first of its kind. Subsequently, I have written to the leaders of all parties and groups in this House seeking to ensure quantitative and qualitative participation in the meetings of these committees, given the criticality of the role in the functioning of our parliamentary democracy. राज्यसभा में जिन अहम विधेयकों को मंजूरी दी गई, उसमें 126वां संविधान संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक, कराधान संशोधन और आयुध संशोधन विधेयक शामिल रहे।
कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। like the transgender राज्यसभा के इस ऐतिहासिक सत्र के दौरान राज्यसभा सचिवालय ने विशेष तैयारियां की थी। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि सत्र उत्पादकता के साथ साथ कई और उपलब्धियों वाला रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इस 250वें सेशन को कमेमोरेट करते हुए एक कमेमोरेटिव कॉइन और एक कमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज़ किया गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे सचिवालय के लिए। इसके अलावा हमने कमेमोरेटिव वॉल्यूम इस अवसर पर प्रकाशित किया, जिसको हमारे माननीय वाइस प्रेसिडेंट हमारे सभापति जी ने उसको रिलीज़ करके और माननीय राष्ट्रपति जी को उसकी प्रथम प्रति उन्होंने भेंट की। संसद पर हुए हमले की बरसी के मौके पर संसद भवन परिसर में कल शाम राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा समेत अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और सचिवालय की ओर से शहीदों के परिवारों की मदद की गई है। 18 साल पहले 2001 में 13 दिसंबर की सुबह आतंकियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। आज हमने अपने सदन में, राज्यसभा में भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, लोकसभा में भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसी अवसर पर शाम को 5 बजे, क्योंकि इसमें हमारे विशेष करके राज्यसभा के जो हमारे कर्मी थे, सुरक्षाकर्मी, उनकी शहादत हुई थी, तो उनको याद करने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए और साथ ही साथ उनके प्रति अपनी सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करते आ रहे हैं और इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। संसद की वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति ने 2019-20 के दौरान 3 अहम विषयों की पड़ताल का फैसला किया है। पहले राज्यसभा सांसद वी विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति ने 5 विषयों का चयन किया था, लेकिन उसे संशोधित करके 3 विषयों के चयन का फैसला किया गया है। समिति अब कृषि, समुद्री और प्लांटेशन फसलों के उत्पादों के निर्यात, पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया की समीक्षा और बहुमूल्य धातुओं के मूल्य निर्धारण और एमएमटीसी के कामकाज की विस्तृत पड़ताल करेगी। भारत में फेसबुक की अध्यक्ष अंकी दास व्हाट्सएप जासूसी कांड की जांच कर रही संसदीय समिति के सामने कल पेश हुई। सूचना प्रौद्योगिकी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को नागरिकों की डेटा सुरक्षा और निजता के मुद्दे पर उनके विचार सुनने के लिए बुलाया था। अक्टूबर में व्हाट्सएप ने कहा था कि भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत दुनिया भर के कुछ लोगों की व्हाट्सएप के जरिए जासूसी की गई थी। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक पारित कर दिया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा 21 दिन के भीतर करने का नियम है और इसमें दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। इस प्रस्तावित नए कानून का नाम आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम आपराधिक कानून, आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम 2019 रखा गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की जांच और परीक्षण में तेजी लाने के लिए सर्वसम्मति से पारित दिशा विधेयक का स्वागत किया है। उन्होंने विधेयक पारित करने पर आंध्र प्रदेश सरकार की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की किशोर न्याय समिति की उस रिपोर्ट पर संतुष्टि जताई है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के खात्मे के बाद किसी भी नाबालिग को जेल में हिरासत में नहीं रखा गया। अदालत ने शुक्रवार को रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि हाईकोर्ट के 4 जजों ने जम्मू कश्मीर की सभी जेलों का दौरा किया और स्पष्ट रूप से लिखा कि किसी भी नाबालिग को गैर कानूनी तरीके से नजरबंद नहीं किया गया। पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ता मीनाक्षी गांगुली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हजीफा अहमदी ने रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए समय दिए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां वो नमामि गंगे परियोजना के विविध आयामों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गंगा नदी की साफ सफाई से जुड़े आयामों की समीक्षा करेंगे। ये बैठक चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में होने वाली है। गंगा नदी से जुड़ी परियोजनाएं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड से संबंधित है।
इसमें गंगा किनारे बसे 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक में बिहार से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाग लेंगे। बैठक में नमामि गंगे की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के साथ इस कार्यक्रम की समाप्त हो रही अवधि को विस्तारित करने पर विचार होगा। पूरे देश में इस कार्यक्रम के तहत 28,628 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से बिहार में 4,553.81 करोड़ रुपए मुख्य रूप से एसटीपी और उसके नेटवर्क के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गंगा किनारे के गांव में पौधारोपण, औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन को गंगा में प्रवाहित होने से रोकने और घाटों और शवदाह गृहों के निर्माण पर भी खर्च किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इसे रफ्तार देने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ समय में लिए गए फैसलों का सार्थक असर दिखने लगा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर खपत बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर है। अर्थव्यवस्था कहाँ है वगैरह में एंगेज नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा काम कर रही हूँ जहाँ हमारे आवश्यकता है वहाँ कुछ करने के लिए। आई एम लुकिंग एट द इकोनॉमी वेयर आई नीड टू इंटरवीन, आई एम इंटरवीनिंग एंड आई शैल कंटिन्यू टू डू addressing the problem of the industry as and when it rises. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने बताया कि सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए सरकार के पास एक सुनियोजित रणनीति है। सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। एनबीएफसी और एचएफसी को 4.47 लाख करोड़ दिए गए हैं, वहीं कॉरपोरेट को 2.2 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। वहीं राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। 2018 में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 38,988 करोड़ रुपए था, जो 2019-20 में 56,057 करोड़ रुपए हो चुका है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्याज की कीमतें जल्द ही काबू में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर प्याज का आयात कर रही है। कई जगह पर प्याज के दाम कम भी होने लगे हैं। कम जितना कम होना है उतना नहीं, मगर जहाँ तक पहुँचा उधर से कम हो रहा। We've had a group of ministers meeting which is reviewing on almost every 1 or 2 days gap basis and deciding on how to further take up the import related issues. जैसे आप कह रहे हैं सही that yes import हो रही है. By the time I also think gradually the crop has started coming in. झारखंड में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 15 सीटों पर 16 दिसंबर को मतदान है। इनमें 221 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में धनबाद, देवघर, गिरिडीह और बोकारो जिले की 15 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दौर में बीजेपी और आजसू ने सभी 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि जेएमएम 8, कांग्रेस 6 और आरजेडी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस बीच कोयलांचल और संथाल परगना क्षेत्र में विधानसभा के चौथे और 5वें चरण का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज झारखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो गिरिडीह, देवघर और धनबाद में रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही कई और बड़े नाम भी आज प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज झारखंड के गोड्डा और साहिबगंज में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी महिला सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दुष्कर्म को लेकर उनकी टिप्पणी के लिए कठोर कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने टिप्पणी के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और न्याय करेंगे। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की।
पूरे विश्व में ग्रीन फाइनेंस मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि 2015 के बाद से ग्रीन फाइनेंस की नीति और विनियामक उपायों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में अभी 391 राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय नीतियां काम कर रही हैं, जो कि साल 2015 से 106% ज़्यादा हैं। साल 2019 में इनमें से 79 नए उपायों को लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मौके पर जारी रिपोर्ट की माने तो इस दिशा में कुछ प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हरित क्षेत्रों में पूंजी आवंटन में इजाफे के साथ राजकोषीय प्रोत्साहन और ग्रीन बॉन्ड जैसे उत्पादों को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही विभिन्न संस्थानों में पर्यावरण जोखिम प्रबंधन को मजबूत किया गया है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर ब्रिटेन से, जहां आम चुनाव में शुक्रवार को मिली भारी जीत के बाद दिए पहले भाषण में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट को समाप्त करने और लोगों के भरोसे पर खरा उतरने के लिए दिन रात काम करने का आह्वान किया है। जॉनसन ने सभी से अनुरोध किया कि पुरानी बातों को पीछे छोड़कर सब कुछ ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि देश अब ब्रेक्जिट के मामले में विराम और स्थायी विराम चाहता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अगुवाई में कंजर्वेटिव पार्टी ने आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ ही ब्रेक्जिट पर अनिश्चितता खत्म हो जाएगी और ब्रिटेन के अगले महीने के अंत तक यूरोपीय संघ से अलग होने की राह आसान हो जाएगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के 15 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्हें नया जनादेश मिला है, जिससे वो ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने वाली ब्रेक्जिट डील को लागू करवा सकेंगे और ब्रिटेन को एकजुट कर सकेंगे। We pulled it off. We broke the deadlock. We ended the gridlock. We smashed the roadblock. And in this glorious pre-breakfast moment, before a new dawn rises on a new day and a new government, I want first of all to pay tribute to good colleagues who lost their seats through no fault of their own in the elections just gone by. And I, of course, want to congratulate absolutely everybody involved in securing the biggest Conservative majority since the 1980s. अमेरिका और चीन के बीच 18 महीने से चले आ रहे ट्रेड वॉर खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। दोनों देशों के बीच पहले चरण के व्यापार करार पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के समझौते के लिए भी बातचीत जल्द शुरू होगी। समझौते को लेकर अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्टीवन मेनुचिन ने कहा कि आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता है। इस ऐतिहासिक समझौते से संतुलित व्यापारिक संबंध और अमेरिका के श्रमिकों और कंपनियों का विकास सुनिश्चित होगा। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस समझौते की घोषणा का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की प्रमुख चैम्बर्स मायोन ब्रिलियंट ने कहा कि इस समझौते ने महीनों से चली आ रही अनिश्चितता के बाद अमेरिकी बिजनेस के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। वहीं अमेरिकी सांसदों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 आरोपों को मंजूरी दे दी। इस तरह कथित कदाचार के लिए प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सदन की न्यायिक समिति में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसदों ने 17 के मुकाबले 23 वोटों से मतदान किया। इस तरह अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन जाएंगे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बात मौसम की करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, बागेश्वर सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे के अलावा 10 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी और निजी स्कूलों को आज बंद करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर में भी कल बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। वहीं पिछले 1 हफ्ते से कश्मीर में हवाई यातायात पूरी तरह से थम गया है। वहीं कल भी दिल्ली और यूपी के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री दर्ज किया गया। नोएडा में भी बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया।
और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।